नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंसिफ टीवी की टीम इस वक्त बिहार में मौजूद है। बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, जब से टिकट मिला है, तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार शुरू कर चुकी हैं और अलग अलग शहरों में हम जाकर, अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रत्याशियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार माहौल क्या है। हम इस वक्त फुलवारीशरीफ विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ जेडीयू से प्रत्याशी श्याम रजक जी मौजूद हैं, जो जेडीयू नहीं पूरे बिहार के बड़े नेता में शुमार होते हैं। सर, सबसे पहले तो मुंसिफ टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप तमाम लोगों को शुक्रिया। और मुंसिफ टीवी ने आज यहाँ पर आए हैं जी। तमाम हजरात को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सर, इस्तकबाल करने के लिए। बिहार में क्या चल रहा है? जेडीयू, आरजेडी, प्रशांत किशोर, बीजेपी। देखिए, डेमोक्रेसी में हर को पार्टियां बनाना और चुनाव लड़ना जी में कोई रोक नहीं है। जी अपने अपने विचारों के आधार पर चुनाव लड़ती है। जी। अलग सवाल है कि देश की आज़ादी के बाद जी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी को आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया था और उसमें विचारों के आधार पर हर 5 साल पर लोकतंत्र में अपने नुमाइंदा को चुनने का अधिकार आम मतदाता को देने का काम किया था और वही क्रम में आज चल रहा है। लेकिन आज सिर्फ बदलाव ये हुई है कि विचारों की लड़ाई के जगह अब लोग व्यक्तिगत चीज़ों को ज़्यादा उछालने का काम कर रहे हैं। कारण ये है कि विचार गौण हो चुका है कुछ लोगों के लिए और स्वार्थ, भ्रष्टाचार, परिवार, ये प्रमुखता होती जा रही है। और यही कारण है क्या चुनाव में मुद्दे की बात जब हम करते हैं जी तो मुद्दे से हट करके व्यक्तिगत चीज़ों पर आ जाते हैं, जो संविधान में जिन मूल्यों को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बात को रखा गया था वो मूल्यों की भी आज तौहीन हो रही है, हत्या हो रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं। सरकार आपकी है? सरकार मेरी है, नेता हमारे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं संवैधानिक। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं और जनता को हम सिर्फ विचारों के आधार पर कर रहे हैं कि पहले क्या था बिहार। 1947 से लेकर के 90 तक बिहार क्या था, 90 से 2004 तक क्या बिहार था और 2005 से आज क्या बिहार है। हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जी जी सिर्फ हम लोगों को उस समय की स्थितियों से अवगत कराने का काम कर रहे हैं। जो नौजवान हैं, जो नहीं जानते हैं, तो बिहार बदला कितना? बिहार बदला, आप जब आए हैं जी आप खुद देखे होंगे। जी दो चीज़ों में बांटता हूँ, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा मानवीय डेवलपमेंट के आधार पर। तो नीतीश जी की सरकार जब से आई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आप देख रहे होंगे। जी जहाँ मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग बात है कि सीमांचल जाने में 2 दिन लग जाता था, तब जाकर के वो कुछ सुख चैन से रहता था। आज 4 से 5 घंटे में किसी भी दूर इलाके से पटना आने पर लगता है। वहीं पुनपुन बगल में पटना जिला का एक हिस्सा है, वहाँ जाने में पहले 3 घंटा लगता था, 4 घंटा लगता था। आज 11 मिनट गिन करके हम अपने घर से पुनपुन जाने में 11 मिनट लगता है। 2004 के बाद जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, चीज़ें डेवलप हुई हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी भी है, नौजवानों पर लाठियों से मारा गया इसी मैदान में, गांधी मैदान में। उसके बाद मर्डर भी हो रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर मर्डर हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में आप जाइए जी तो घटनाएं हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन मैं उसको और सही नहीं मानता हूँ जी। लेकिन बिहार जिस रूप में जाना जाता था जी उस रूप में कमी हुई है कि नहीं हुई है।
भारतवर्ष का सब देश के संसद में जो रिपोर्ट आते हैं, क्राइम ऑफ रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया, उस रिपोर्ट को आप देखिए तो भारत कैवें स्थान पर बिहार है और कैवें स्थान में पहले बिहार था। तो घटनाएं होती हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं इमीडिएट और सजा भी दिए जाते हैं। हम ये नहीं तुलना कर रहे हैं कि आज अगर हॉस्पिटल में मारे गए हैं और पहले हॉस्पिटल में मंत्री मारे जाते थे, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जस्टिफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अपराध 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 है, बिल्कुल अपराध। लेकिन अपराधी कमी आई है आपके कहने अपराधी मुताबिक। बख्शे नहीं जाते हैं, पकड़े जाते हैं, इमीडिएट सजा दिए जाते हैं, जेलों के शिकंजों में जाते हैं। अलग है, कुछ लोग बचे रहते हैं, लेकिन पुलिस सक्रिय रहती है। इस बात को हर लोग कह सकता है। और हमारी नौजवान को छोड़िए, औरतें भी रात में भी आप चले जाइए मेरीन ड्राइव में, एक्सप्रेस रोड पर, ये मैं पटना की बात कर रहा हूँ, जी पटना बिहार में भी है जी, रात में भी लोग जाकर के और पानी पूरी खाते हैं। हाँ बिल्कुल खाते हैं, और हम लोग भी गए थे मरीन ड्राइव। भय मुक्त होकर के हाँ। लड़कियां स्कूटी पर भी चल करके वहां से चलती हैं। उनको ये नहीं लगता है कि कहीं पर हमारे साथ घटना हो जाए। घटना इक्का दुक्का कहीं घटना होती है। हाँ। तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर जी, रहे, जी। लेकिन सरकार के नियत को आप देखिए, प्रशासन के नियत को देखिए कि उसको पकड़े जाते हैं, इमीडिएट कार्रवाई की जाती है। ये है। तो फिर इसका रीज़न क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे 1995, 2002, 2004 में जो बिहार पिछड़ा राज्य था, वो 2020, 2025 में भी, 2010 में भी, 2025 में भी पिछड़ा राज्य है। निश्चित। क्यों है पिछड़ा और क्यों था पिछड़ा जी, उसके आप अंदर में जाएंगे जी, तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बोलना जी बिल्कुल चाहता हूं बिल्कुल। कि क्या था भाड़ा समानीकरण। भाड़ा समानीकरण नीति किसकी थी? भारत सरकार की नीति थी जी। उसमें सरकार में कौन थे? इंदिरा परिवार था, गांधी परिवार था, और बिहार के साथ शोषण हुआ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जी, पानी बिहार का, मजदूर बिहार का, जमीन बिहार का, और रेवेन्यू कहाँ आ रहा है? बंगाल में आ रहा है। जब बिहार को विशेष सहायता दी जाएगी और जिस तरह से हमारी सरकार ने अच्छी नीयत के साथ नीतियां ला करके लोगों को जोड़ करके सामाजिक समरसता, आर्थिक समरसता, शैक्षणिक समरसता लाने का काम कर रहा है, तो समय आएगा कि जब बिहार को भी, आज बिहार को लोग अच्छे नज़र से देख रहे हैं। कल बिहारी गाली पढ़ते थे, महाराष्ट्र में जाते थे तो बिहारी को क्या कहा जाता था? कलकत्ता जाते थे तो बिहारी को क्या कहा जाता था? गुजरात जाते थे, गुजरात जाते थे, बिहारी को क्या कहा जाता था? लेकिन आज बिहारी अपमान का नहीं, सम्मान का है। अगर बिहारी मजदूर अगर कल भी जाते थे, मजदूर बन के आज भी जा रहे हैं, लेकिन कल मजदूर जाते थे तो गाली सुनते थे। आज मजदूर जो जाते हैं तो बैनर लगाया जाता है स्टेशन पर कि आपका सम्मान है, आइए मजदूरी करिए, यहाँ पर मजदूर का काम आपको लीजिए, और उसको मजदूरी भी अच्छी मिलती है। तो क्या ये जारी रखना चाहिए या बिहार को इतना नहीं, बिहार को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि बिहार के, हमने क्या कहा, बिहार को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि गुजरात, हरियाणा और दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आकर मजदूरी करें? निश्चित। बिहार में क्या नहीं है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिहार से ज्यादा कहीं नहीं है। धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर शुगर केन की सबसे ज़्यादा पैदाइश होती है, मक्का का सबसे ज़्यादा पैदाइश होती है। आप एक उदाहरण देते हैं, आलू आप 20 रुपए किलो खरीदते हैं ना जी, बिहार में जी, लेकिन वही चिप्स 50 ग्राम अगर चिप्स खरीदते हैं तो उसका कीमत 50 रुपया है जी। क्यों? हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकता है क्या? हाँ, नहीं लग सरकार सकता तो आपकी है, मैं तो कह रहा हूँ
तो मैं तो कह रहा हूँ जी, कि जी। सरकार मेरी है, जी, इसीलिए जी। तो मैं कह रहा जी। हूँ। कल इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, जी। मैं कई इंडस्ट्री के पास जाया जी। था। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हम्म। उनको जमीन चाहिए, लैंड जी। चाहिए, जी। हाँ, जी। उनको टैक्सेज में छूट चाहिए, उनको एयरपोर्ट से माल जाने का रास्ता सुगम चाहिए। रास्ता, जी। सुगम एयरपोर्ट होना जी। चाहिए, जी। जल मार्ग अच्छा होना चाहिए। जी। ये होगा तो इंडस्ट्री आएगा। तो तो बिहार में हम सब ये नहीं कर, है। जरा सा मैं पूरी बात तो कर लूं। जी। ये सब नहीं था जी। जिसके कारण इंडस्ट्री नहीं आया, और नहीं उसका आया। दोष हमको दिया जाता है। जी। आज मुख्यमंत्री जब 2005 में आए तो सीधे इंडस्ट्री को बुलाते, कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकता था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुआ, पावर ठीक हुआ। पावर क्या था पहले, आज पावर ठीक हुआ, इंडस्ट्री को पावर पसंद है कि आ गया। लेबर यहाँ आपको जो कहा जाए कि जो सामान होना चाहिए वो सामान यहाँ मिलता है। तो आज मैं इस बात को कहता हूँ कि 2005 तक हमने से लेकर के 2020 तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और ह्यूमन डेवलपमेंट का काम किया, जिसके कारण अब इंडस्ट्री वाले लोगों का भी इशारा बिहार की तरफ बढ़ रहा है। और यही कारण है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश का हस्ताक्षर हुआ है। और मैं आपको कह देता हूँ, कोई मेरा वादा नहीं है जी, कोई मेरा ये ढकोसला और ये चुनावी नारा नहीं जी, है। जी, जी। इस बार का 5 साल बिहार निवेशकों के लिए लाने में सबसे अव्वल होगा, और बिहार उद्योगों का जाल बिछेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब उद्योगों का जाल बिछाना हमारे लिए परम कर्तव्य है, क्योंकि हमको बिहार का डेवलपमेंट करना है, तो इंडस्ट्री लाना जरूरी है। हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी से सिर्फ बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। हम उद्योग लाना पड़ेगा। रोजगार दे रहे हैं, उससे ही काफ़ी एमएसएमई से बिहार का बहुत लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्री आएगा तो किस तरह की इंडस्ट्री लाएंगे आप हम कर तो रहे कि हमारे यहाँ मकई है जी। हम जब आप पॉपकॉर्न खाते हैं और मकई लेते हैं, दोनों का अंतर होता है। आलू लेते हैं और चिप्स खाते हैं, अंतर होता है। तो हम उस तरह का जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होगा, उस तरह के इंडस्ट्री को हम ला करके और यहाँ का डेवलपमेंट भी करेंगे, और यहाँ के नौजवानों को इस स्लरी के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा, स्मॉल इंडस्ट्री भी आएगा, और यहाँ बाजार भी होगा। जो बाजार बना है दूसरे लोगों के लिए, वो बिहार के लिए बाजार बनेगा, और इस यहाँ का सामग्री से बाहर बाजार भी बनेगा, और यहाँ की इंडस्ट्री से बाहर के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तब तो इंडस्ट्री को तो लाभ चाहिए ना। जी, जी। तो जब एग्रीकल्चर बेस सामग्री यहाँ मिल जाएगी, मजदूर जो पलायन करके जाते थे वो मजदूर अब जाना नहीं चाहेगा, पलायन रुक जाएगा, यहीं पलायन रुक जाएगा, मजदूर भी आ जाएगा। तो इंडस्ट्री को तो पलायन करके यहाँ आना ही ना होगा, वो तो मजबूरी होगी। और ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस बात काम में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। इस मरतबा अगर जीतेंगे तो 10वीं मरतबा होगा। कभी इस जेडीयू, कभी बीजेपी के साथ, तो कभी आरजेडी के साथ। अब उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आप तो बहुत सीनियर नेता हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? और क्या ये अच्छा, मुझको ये बताइए जी, नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा? कोई एमबीबीएस डॉक्टर देगा, या उससे उच्च प्राप्त जो शिक्षा प्राप्त चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे वो देगा, या वो देगा जो स्नातक तो दूर रहा, जो 12वीं भी पास नहीं कर पाया हो, या 12वीं के नीचे तक रहा हो, वो स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र दे रहा है। बिहार की जनता, देश की जनता, इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। और जो आदमी बिहार में सबसे ज़्यादा खटता हो, सबसे ज़्यादा काम करता हो, 20 घंटा में 24 घंटा में
18 घंटा 16 घंटा काम करता हो, नई नई योजनाएं लाता हो, और नई नई योजनाओं की ही सिर्फ लाना का काम नहीं, योजनाओं में राशि भी देता है, कार्यान्वयन भी करता है, समीक्षा भी करता है। ये कोई बीमार नेतृत्व या बिहार कोई कर सकता है क्या? चलिए, हम बिहार पर तो बात कर लिया, फुलवारी शरीफ, क्योंकि आपको फुलवारी शरीफ से विधानसभा से आपको टिकट दिया गया है। फुलवारी शरीफ में अब तक आप विधायक रहे हैं, इससे पहले इस मरतबा आपको लगता है क्या क्या मुद्दे हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा के? देखिए, 1990 में 1995 में पहली मरतबा आप जीते। हाँ, 90 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था जी, तो बदाती फुलवारी का गलियां थी जी, या नलियां थी जी, टूटी फूटी सड़कें थी जी, खूब अंधेरा था जी। 95 से लेकर के 2015 तक मैं वहाँ प्रतिनिधित्व किया जी, और वो फुलवारी जहाँ एक टायर फटता था, आप अगर फुलवारी में जो बुजुर्ग होंगे जी, तो उनसे पता चल जाएगा जी, तो वहाँ पर कॉमनल हारमोनी बिगड़ती थी, लेकिन उस फुलवारी में मैंने लोगों के सहयोग से कॉमनल जो हारमोनी बिगड़ी थी जी, कॉमनल जो फसाद होते थे जी, उसको भी ख़त्म किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि चमचमाती सड़कें बनाई, जी, टूटी फूटी नलियाँ को भी हमने जो थी बदबदाती उसको भी पक्काकरण किया। पावर में भी जहाँ घुप अंधेरा होता था वहाँ पावर में ग्रिड, सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन, सारा कुछ हमने बनाने का काम किया। वहाँ तक कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्क्स TRW का भी हमने वहाँ ऑफिस ही नहीं बल्कि उसका कार्यशाला भी बनाने का काम किया जी। लेकिन 2020 में 15 से 20 तक जो लोग प्रतिनिधित्व किए जी, उसने उस फुलवारी शरीफ को क्या कर दिया वो तो आप जाएंगे तब देखेंगे। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि आप कहेंगे कि आप अपनी प्रशंसा खुद करना। नहीं, हम फुलवारी शरीफ टहल रहे हैं और देख रहे हैं, वही गंदी नालियाँ, गंदे रोड, गड्ढे, वही सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। 2015 के बाद भी दिखाई देता था क्या? 2015 तक 1995 से 2015 अभी हम आए हैं तो अभी हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो वही हमारा आपके सवाल है, वही हम पूछ रहे हैं कि 2015 तक जो ठीक था जी, 2020 में क्या हो गया, कारण क्या था? जी, सरकार ने तो योजना दी, राशि भी दिया जी, लेकिन उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि का काम रहता है कि उसका कार्यान्वयन कराना। अभी तो गोपाल रविदास हैं। मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी करने की न जिंदगी में जब से राजनीति में जी कभी आदत नहीं रहा। आपके स्वभाव से वही लग रहा है। मैं विचारों की लड़ाई लड़ता हूँ, आप विचारों पर ही अपना टिप्पणियाँ देता हूँ जी। ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। जो मैंने यही ना कहा कि जो प्रतिनिधि थे जो काम उनको करना चाहिए जी, वो काम अगर किए रहते हैं तो आज ये स्थिति नहीं होती जी। लेकिन मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ फिर से जी। नीतीश कुमार जी ने मुझ पर विश्वास जताया बिल्कुल, और फुलवारी की जनता का जो प्यार और स्नेह है जो मुझे मिला जी, बीच में मैं खुद ही उस लड़ाई से अलग हो गया। इस बार फिर मैं लड़ाई में आया हूँ जी, और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई भी हमको झिझक नहीं होगी, न हमको किसी प्रकार का शर्माएंगे कि जो फुलवारी के लोगों का स्नेह और प्यार मिला है जी, वो मैं विश्वास नहीं करता हूँ इन चीज़ों में जी। लेकिन जो कहावत है जी, उसको ही सत्य अगर मान लूँ तो मैं ये कहूँ कि 7 जन्म भी ले लूँगा तो फुलवारी की जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, जो हमारे मालिक के रूप में हैं, उनके उस कर्ज को मैं नहीं उतार सकता। नहीं, बिल्कुल, हमने आपकी रैलियों को भी देखा, कई रैली हम लोगों ने कवर की, हमारे पत्रकारों ने कवर की हमारी टीम के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेपनाह लोग मोहब्बत दे रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, ये तो ठीक है, मोहब्बत आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से फुलवारी शरीफ के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों पर फोकस करेंगे अगर जीत कर आते हैं तो? देखिए,
शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया था, जी लेकिन हम बीच में चले गए। जी हायर एजुकेशन, जी वहाँ लड़कियों के लिए जी न लड़कों के लिए कोई जी बड़ा कॉलेज नहीं है, जी और कॉलेज अगर रहता तो लड़कियों को जो दूर जाना पड़ता है, गर्दनी बाग और उससे भी दूर, वो जाने में रुकावट होगी और वो वहाँ होंगे। एजुकेशन फील्ड में काम एजुकेशन करेंगे फील्ड एक। में हम काम करेंगे। जी दूसरा सबसे बड़ा चीज, आप जी। जब जाएंगे फुलवाड़ी में, जी उन दलित बस्तियों में, मुसहरों के बस्तियों में जाएंगे जी तो मन गलानी हो जाता है और अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता हूँ। सरकार योजना दी है जी लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। तो मेरा साफ होगा जी कि उन जो मुसहर टोले हैं, जी महादलित टोले हैं, जी उन बच्चियां जो दिन भर बर्बाद अपना समय करती है, जी उसके लिए हम प्ले स्कूल खोलेंगे हर टोले में, और प्ले स्कूल खोल करके उन बच्चियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करेंगे। उसके बाद सरकारी स्कूल है उसमें वो जाएंगे। एजुकेशन फील्ड हो गया ये भी। दूसरा, जी जो फुलवाड़ी जी सबसे बड़ा कहा जाता है फुलवाड़ी, जी लेकिन फुलवाड़ी वहाँ आपको कहीं नजर नहीं आएगा, जी चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो जी या स्वास्थ्य दृष्टि से हो। जी बगीचा होना बहुत जरूरी है, और नाम ही फुलवाड़ी रहा। जहाँ सूफी संतों का नाम दिया हुआ है, वहाँ संत भी एक से एक आए हैं जी और सूफी भी एक से एक से लोग एक आए हैं, बिल्कुल। वो ऐसा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक गंगा साथ रहते हैं। जमुनी संस्कृति बिल्कुल। की तहजीब का सबसे बड़ा आपको सिंबल मिलेगा। तो वहाँ पर फुलवाड़ी का एक बड़ा बगीचा लगाएंगे, बगीचा बने, ताकि वृद्धों को भी और नौजवानों को भी, बच्चियों को भी जी वो वहाँ पर डेवलपमेंट हो। तीसरा, जी जो सबसे बड़ा चीज है, जी लोगों को अगर हम फुलवाड़ी में 5 साल के अंदर एक इंडस्ट्री, हम किसी भी स्थिति में मर करके, जल करके, लड़ करके, जो मेरे संबंध भी रहे हैं बहुत सारे लोगों से, जी उस संबंध का भी फायदा उठाते लाभ हुए, लेते हुए फुलवाड़ी में एक इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और लोगों को काम मिले और उस काम का लाभ मिलेगा। ये मेरा अपना, ये आप काम करेंगे, सोच है, सोच में लेकर चल रहे हैं जी। ये मैं कोई नारा नहीं है मेरा जी, नारा नहीं है जी। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, हाँ। बस सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ और लोग खुद अपना प्यार इतना बछार देते हैं जी, चाहे भी कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, सब लोगों ने। और यही कारण है कि फुलवाड़ी में हम जो तरफ रही है फुलवाड़ी, उसको हम एक बार तो फिर से सींचने की कोशिश करेंगे, और मैं जानता हूँ कि जो प्रयास अगर अच्छी नीयत से करेंगे तो सफलता आपके हाथ में निश्चित मिलेगी। चलिए अब कुछ सवाल इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे जेडीयू में मुसलमानों की तादाद काफ़ी है और फुलवाड़ी शरीफ में मुसलमान काफ़ी तादाद में रह रहे हैं, इस मरतबा सिर्फ 4 टिकट दिया है, इसका क्या वजह है? अब देखिए 4 टिकट मिले हैं, जहाँ 17% आबादी है, सिर्फ 4 टिकट देने की क्या वजह हो सकती है? आप सीनियर लीडर, इस वजह से आपसे सवाल है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं तो उसका अपने आप को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 4 टिकट मिले हैं जी। असल में दिक्कत ये है जी कि जो उम्मीदवार हों, हर पार्टी चाहती है कि ऐसे उम्मीदवार दें जो काम करके के अपनी पार्टी के नाम पर तो टिकट, पार्टी के नाम पर तो वोट मिलता ही है, लेकिन उसका अपना भी हो। हमारे यहाँ वर्करों की संख्या कम नहीं है, लेकिन नेतृत्व करने वाले की संख्या क्षेत्रीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो कम है, इस बात को मैं मानता हूँ। तो इस कारण नेतृत्व दिलाने का काम तो पार्टियों का है ना। अगर पार्टी जब कार्यकर्ता हो सकते हैं, उसी कार्यकर्ता में तो नेता चुन सकते हैं। पार्टी ने अगर नहीं दिलाती जी तो इस विधान परिषद का सभापति जी नीतीश कुमार ने किसको दिया था? एक मुस्लिम को दिया था जी। हाँ जी दिया था ना जी। तो फिर इतना जब से बीजेपी से अलायंस हुआ तब से मुसलमान से बीजेपी के अलायंस के बाद में बता रहा हूँ, बीजेपी से अलायंस के बाद में बता रहा हूँ। एक चीज जान लीजिए जी, बीजेपी
से आपको या किसी को कोई शिकायत हो सकती है, फिर वो अलग बहस का विषय बनेगा। जी। लेकिन नीतीश कुमार को इस देश का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार कम्युनलिज्म के साथ कोई समझौता किया हो। कब्रिस्तान के लिए लड़ाई लड़े जाते थे, कब्रिस्तान को कबीर स्थान बना कर करके और कब्जा किए जाते थे जी। और उसके चलते कितने दंगे होते थे जी। लेकिन वही कब्रिस्तान को जी। सैकड़ों कब्रिस्तान की घेराबंदी जी। नीतीश कुमार ने किया, जी। ह्यूमैनिटी के लिए किया। जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं, जी। लड़कियां, जी। उनको हज भवन में ट्रेनिंग दे करके जी। और पुलिस में, सरकारी सचिवालय में जी। नौकरी का ट्रेनिंग, जी। भोजन, जी। वस्त्र सब कुछ मुफ्त दे कर करके उसको, ये कोई भीख नहीं था, ये था कि उनको स्वावलंबी बनने का जागृत हो। अब हम लास्ट सवाल लेंगे। लास्ट सवाल आपका हमारा ये है आपसे, अगर आप जीत कर आते हैं तो फुलवारी शरीफ के लिए क्या करेंगे, और एक लास्ट मैसेज जो पूरे बिहार के लिए आप क्या देना चाहेंगे? बिहार में तो तय है, इसमें कहीं दो नहीं, जो लोग सपना देख रहे हो, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए काम में विश्वास करती है जी, और जो महागठबंधन है वो बात में विश्वास करती है। आज तक उनके पास काम का एजेंडा या वो नहीं आया जी। लंबा लंबा भाषण आया, घोषणा आई, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा वो नहीं आया। तो हम काम में विश्वास करते हैं और ये भी लोगों ने तय कर लिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, एक और एनडीए के जो पांचों घटक हैं मजबूती से इस बात को स्वीकार किया है। तो हम जब एक होंगे जी, तो बिहार को डेवलपमेंट होगा और बिहार को हम सबसे आगे ले जाने का संकल्प लें। बहुत शुक्रिया श्याम रजक जी, आप मुंसिफ टीवी से बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये श्याम रजक जी हैं जो फुलवारी शरीफ से जेडीयू के कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब देखना ये है कि जीत के बाद फुलवारी शरीफ के लिए क्या काम करते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।